नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे शाम 5 बजे तक की 5 वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी खबर को लेकर, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ईंधन के संकट से पहले ही जूझ रही थी। ऐसे में अब तेल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर $126 प्रति बैरल तक जा पहुंचे हैं, जिसका वर्ल्ड वाइड असर पड़ रहा है। दूसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया और यहां पर प्रस्ताव रखा गया सीएम साय की तरफ से। क्या इस पर हुआ है, सत्र में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से विपक्ष ने मजबूती के साथ सत्ता पक्ष को घेरा है, वो भी दिखाएंगे। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से ही है। दुर्ग और बिलासपुर में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हुई है भाजपा नेता चतुर्भुज राठी के ठिकानों पर और साथ ही साथ बिलासपुर के कारोबारी विवेक अग्रवाल के घर पर। चौथी खबर सिवनी से है। पूजा पांडे वाला केस आपको याद होगा, अक्टूबर नवंबर के महीने में आया था। मध्य प्रदेश का केस था हवाला कांड का। उस केस में क्या नया अपडेट आया है वो भी आपको बताएंगे। और पांचवी खबर, कैसे गिफ्ट खरीदने के लिए 5,000 अपने पिता से मांगे और नहीं मिलने पर आत्महत्या एक 16 साल की युवती ने कर ली। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले अमेरिका ईरान की उस खबर से, जिसकी वजह से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है। जी हां, क्यों कर रही है? क्योंकि अब कच्चे तेल के दाम प्रति बैरल 126 रुपए तक जा पहुंचे हैं और एक बार फिर से ट्रंप ने एक नया अल्टीमेटम दे दिया है। 1 मई तक ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान बात नहीं मानता है तो फिर आगे वो तैयार रहे। बाकायदा सोशल मीडिया ट्रुथ पर उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें कि राइफल के साथ वो दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं इससे ज्यादा नरमी नहीं बरत पाऊंगा। तो पेशेंस लेवल टूट गया है, ये बताना चाहते हैं, एक संदेश देने की कोशिश उन्होंने की है। हालांकि कल तक ये भी खबरें आ रही थी कि ट्रंप ने ईरान के नेताओं से बातचीत की है और पाकिस्तान की जो मध्यस्थता है उसको दोनों ही देशों ने नकार दिया है। तो ऐसे में अब ये एक नई खबर आई है और इसमें कहा जा रहा है कि ईरान से अमेरिका चाहता है कि वो 5 साल तक के लिए अपना जो परमाणु कार्यक्रम है वो बढ़ा सकता है, लेकिन ईरान चाहता है कि वो इसको 20 साल के लिए बढ़ाए। और शर्तें वही पुरानी है जो हर दिन हम बात करते हैं कि ट्रंप जो है वो नाकेबंदी हटा ले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए बातचीत के लिए विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर मोहम्मदीप अलूनी जी जुड़ चुके हैं। अलूनी जी, एक बार फिर से ट्रंप ने 1 मई का अल्टीमेटम दिया है और इस बार क्या लग रहा है कि अल्टीमेटम आगे बढ़ेगा या फिर हर बार की तरह इस बार भी फिर से वही कहानी होगी? इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, कल तक ये खबर आ रही थी शाम तक के कि अब अमेरिका ईरान सीधे बात करेंगे, पाकिस्तान की जो मध्यस्थता है उसको हटा रहे हैं। तो क्या एक कदम आगे बढ़ रहे हैं ट्रंप और ईरान? क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? सनी जी, देखिए, अब जो चीजें हैं वो बहुत जो है वो जटिल परिणाम लाने जा रही है आने वाले समय में, क्योंकि जितने दिन हॉर्मुज में जो कुछ हो रहा है, नाकेबंदी भी चलती रही, तो दुनिया भर में अब पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ेंगे, उसको रोका नहीं जा सकता। दूसरी बात यह भी है कि जहां तक सवाल यह है कि क्या ईरान और जो अमेरिका है वो एक दूसरे के साथ बैठेंगे, तो देखिए सनी जी, अभी ट्रंप मई के महीने में 14-15 मई को जब चीन जाएंगे तो चीन की यात्रा नहीं हो जाती तब तक कम से कम अमेरिका फिलहाल ईरान पर हमले नहीं करेगा, क्योंकि चीन का भारी दबाव लगता है या चीन के व्यापक हित लगते हैं। ऐसे में बातचीत के रास्ते खोजे जा रहे हैं। वहां के विदेश मंत्री पुतिन भी जो पुतिन से मिलकर आए, ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मिलकर आए हैं। तो ये जो सारा घटनाक्रम है बातचीत का, ये बन रहा है। बातचीत होगी भी आगे, लेकिन कम से कम राहत की खबर यह है कि फिलहाल अमेरिका हमले नहीं करेगा, तमाम चेतावनियों के बावजूद इसकी पूर्ण संभावना है। सनी जी, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं, खासतौर पर जो कमर्शियल जहाज रोके गए हैं, उससे जो तेल का संकट खड़ा हो रहा है। क्योंकि देखिए 90% जो तेल होता है वो चीन खरीदता है ईरान से। इधर रूस जो है वो पहले ही कह चुका है कि हम जो है ईरान का साथ देने को तैयार है, यहां तक कि अमेरिका से भी रूस बात कर रहा है। ऐसे में ये जो समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता कि अब चीन और रूस जो है
उसका साथ ईरान को ज्यादा मिलता दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं अब दबाव जो है अमेरिका पर बढ़ने वाला है। सर ये देखिए, बेशक चीन और रूस जो है वो ईरान को लेकर फ्रंट पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो पूरा सच नहीं लगता, क्योंकि जो यूएई का ओपेक से अलग हो जाना अमेरिका का वो मास्टर स्ट्रोक है जो शेल क्रांति के नाम पर अब सऊदी अरब को पीछे धकेल देगा। क्योंकि सऊदी अरब जो है अभी तक तेल के नाम पर जो बादशाहत बताते रहते थे और इसी कारण से उस पूरे जो क्षेत्र में हावी थे, लेकिन अब सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए यूएई ने जो कुछ किया है तो उससे अमेरिका एक बार फिर फ्रंट पर आ गया है। और यूएई के इस कदम के बाद भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई का जो संगठन है I2U2 वो वापस प्रासंगिक हो गया है। जहाँ तक सवाल चीन और रूस का है तो देखिए, चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो हार्मूज पर पूरी तरीके से निर्भर है और चीन इससे डरता भी है। तो चीन फिलहाल ईरान को मदद तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका हार्मूज से आसानी से न तो नाकाबंदी छोड़ेगा और न ही ईरान की जो मांगे उनको आसानी से मान लेगा। तो अभी चीजें बहुत जटिल है और ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता सनी जी कि रूस और चीन जो है वो दोनों बहुत फायदे में है और अमेरिका बहुत नुकसान में है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर गतिरोध जो है वो बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर ब्रह्मदीप बलूनी जी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान अमेरिका जहां आमने सामने है, तो देश में पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विषय क्या है? नारी शक्ति संशोधन विधेयक को लेकर लगातार बीजेपी शासित राज्यों में विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इसके पहले मध्य प्रदेश में बुलाया गया था, आज छत्तीसगढ़ में बुलाया गया है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बुलाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में आज क्या हुआ? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शासकीय संकल्प पेश किया। सत्ता पक्ष की ओर से लता उसेंडी ने चर्चा की शुरुआत की, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि 5 दशक तक कांग्रेस की सरकार रही लेकिन महिलाओं के लिए काम नहीं किया गया। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। इधर विपक्ष ने भी जमकर सत्ता पक्ष को घेरा, 33% आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि ये जो आरक्षण है ये तत्काल प्रभाव से लागू हो जाना चाहिए, वर्तमान सीटों पर क्यों नहीं आरक्षण दे देते। साथ ही साथ यहां पर एक बड़ी बात यह भी आई कि विपक्ष ने कहा है कि जो गैस सिलेंडर मिलते हैं उज्ज्वला गैस के, वो तक हम नहीं दे पा रहे हैं महिलाओं को, ऐसे में 33% आरक्षण की आप बात करते हैं। तो सत्र अब भी जारी है, ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। और अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से ही है, जहां पर दुर्ग पर चतुर्भुज जो भाजपा के नेता है चतुर्भुज राठी, उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है और सुबह ईडी की टीम पहुंची उनके घर पर, साथ साथ उनके दफ्तर पर। और बिलासपुर में भी ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। 2 दर्जन लोगों ने दुर्ग में छापेमारी की है और दस्तावेजों को खंगाला है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब चतुर्भुज राठी के यहां पर ईडी की कार्रवाई हुई हो, इसके पहले भी उनके यहां पर छापा पड़ चुका है। ये दूसरी बार होगा जब इस तरह से छापेमार कार्रवाई की गई है। दुर्ग के महेश कॉलोनी स्थित उनके निवास पर, कार्यालय पर यह एक्शन हुआ है। 2 गाड़ियों में सवार होकर सुबह 6 बजे 2 दर्जन अधिकारी पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से परिसर के बाहर सीआरपीएफ की जो टीमें थी वो तैनात की गई। तो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खंगाला जा रहा है। अमर इंफ्रा ग्रुप का ये पूरा कारोबार देखते हैं चतुर्भुज राठी, बड़े कारोबारी है वो। 6 से ज्यादा फर्में इनकी संचालित होती है, एलॉय व्हील भी है, टायर की कंपनियां भी है। विवेक अग्रवाल जो बिलासपुर के कारोबारी है, उनके घर पर भी छापेमारी हुई है। 10 से ज्यादा अधिकारियों ने उनके ज्वेलरी दुकान पर दबिश दी है। विवेक अग्रवाल का भाई विकास अग्रवाल शराब घोटाला मामले में फरार चल रहा है। अनवर ढीबर का करीबी बताया जाता है। 2000 करोड़ के कथित शराब घोटाला के सिंडिकेट में मेंबर होने की जानकारी भी सामने आ रही है। पंकज गुप्ते हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
पंकज, अब तक के जो कार्रवाई सुबह से हुई है उसमें क्या जानकारी सामने आ रही है और कहां-कहां ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? किस तरह की कार्रवाई चली है? जी देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाले का मामला है। इसमें विवेक अग्रवाल जो एक बड़े सराफा व्यापारी है, उनके भाई विकास अग्रवाल जो फरार चल रहे हैं, अनवर ढेबर जो मुख्य आरोपी बताए जाते हैं, इसमें उनके काफी करीबी है विकास अग्रवाल जो काफी लंबे समय से फरार है। उसको लेकर के आज ईडी की टीम सुबह 6 बजे करीबन 10 लोगों की टीम यहाँ व्यापार विहार स्थित विवेक अग्रवाल के घर पहुंची है और साथ साथ जो मदरगिरी चौक स्थित राम ज्वेलर्स है, श्री राम ज्वेलर्स, वहां पर भी ईडी ने दबिश दी। सुबह से जो अभी कार्रवाई चल रही है बंद कमरे में चल रही है। बताया जा रहा है कि कागज को खंगाला जा रहा है, कंप्यूटर को खंगाला जा रहा है, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को भी जब्ती की जा रही है। अभी तो फिलहाल जो कार्रवाई चल रही है बंद कमरे में चल रही है। अभी बाकी का जो अभी कार्रवाई है उसकी पूरी तरीके से जानकारी सामने निकल के नहीं आ रही है, लेकिन जो सुबह से कार्रवाई चल रही है वो अभी तक जारी है। जी बिल्कुल, पंकज गुप्ते बने रही हमारे साथ, क्योंकि दुर्ग से हमारे साथ आनंद नारायण ओझा हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। आनंद, चतुर्भुज लाठी क्या ये दूसरी बार छापेमार कार्रवाई हुई है, ऐसे में अब तक के जो कार्रवाई हुई है क्या जानकारी सामने आई है? क्या गिरफ्तारी हो पाई है किसी की, या उनसे जुड़े हुए और कोई तार जुड़ रहे हैं, और दूसरी बार क्यों की जा रही है कार्रवाई? देखिए, चतुर्भुज राठी क्या है, कोई पहली बार छापे कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी जब से चतुर्भुज राठी बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं और इस बार जब से भारतमाला परियोजना का धुआं उठा है, आग की लपटें जली है, तो उसका धुआं यहाँ तक भी आया है। पूर्व भी इनके यहाँ ईडी की टीमें आई थी जब कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे, सड़क निर्माण काम कर रहे थे। इस बार कहीं तार ज्यादा जुड़ने लगे और ऐसी बताई जाए संलिप्तता ज्यादा हो गई, तो इसी कारण से आधार इकट्ठा करने आई है ताकि आगामी बड़ी कार्रवाई की जा सके या फिर गिरफ्तारियां हो सके। ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, उनके दुर्ग स्थित निवास पर फोर्सेस भी लगी हुई है और कई फाइलों के मिलने की बात अभी तक जानकारी कही जा रही है। ईडी द्वारा कहा जा रहा है कि रायपुर में विज्ञप्ति जारी करके पूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल रहे हैं, इस कारण कार्रवाई सुबह से तक चल रही है। जी आनंद, इसके पहले भी उन्होंने टिकट मांगा था बीजेपी से, लेकिन टिकट नहीं मिला था उस वक्त, लेकिन कई बड़े नेताओं के साथ उनके संपर्क बताए जाते हैं। ऐसे में क्या किसी बड़े नेता के बारे में कोई जानकारी या उनका नाम भी इसमें शामिल आ रहा है? देखिए, एक धमतरी क्षेत्र का या फिर पाटन क्षेत्र के किसी नेता से इनका तार जुड़ रहा है, लेकिन अब तक कोई नाम एक आधे में स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया है। जब पिछले बार टिकट की दावेदारी चल रही थी तो उस दौरान चतुर्भुज राठी का नाम उभर कर सामने आया था कि ये विधायक की टिकट की दावेदार में है और पैसे रुपए संपन्न है, बड़ा कष्टप्रद काम है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां इनकी कंपनी कार्य नहीं करती है या उससे जुड़े हुए लोग कार्य नहीं करते हैं, तो इसका नाम आया था। और अगर जब इसमें कार्रवाई की जा रही है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की ऐसे नेताओं से के बगैर तार जुड़े कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो उनके सामने जब खुलेंगे तय है, लेकिन अभी थोड़ा इसमें कुछ घंटे लगेंगे कि नाम जो सामने आने हैं आ जाए। ये अभी फिलहाल कार्रवाई बिल्कुल जाहिर सी बात है, कई दिग्गज नेता दुर्ग और भिलाई में रहते हैं, ऐसे में थोड़ा सेंसिटिव मामला हो जाता है। बहुत शुक्रिया आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। पंकज गुप्ते, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में एक के बाद एक ईडी ने कार्रवाई चालू कर दी है। छत्तीसगढ़ में हर तरफ ईडी छापामार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज ईडी बिलासपुर के एक बड़े सराफा कारोबारी के यहाँ पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ व्यापार विहार के साई मंदिर के जस्ट बाजू में स्थित विवेक अग्रवाल जो सराफा के एक बड़े कारोबारी है, उनके जो भाई जो विकास अग्रवाल है, जिनका नाम अनवर ढेबर के साथ पाया गया है, एक आरोपी पाया गया है। आप देख सकते हैं ये वही मकान है, यहाँ पर ईडी की कार्रवाई चालू है। सुबह करीबन 6 बजे के आसपास ईडी की टीम करीबन 10 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, करीबन 4 गाड़ियों यहाँ पर पहुंची हुई है। लगातार यहाँ पर के अंदर जांच चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का, कंप्यूटर और अन्य दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। पूरी तरीके से यहाँ जो जानकारी ये भी मिल रही है कि जो विवेक अग्रवाल है बिलासपुर के मध्य नगरी चौक स्थित है, उनका एक श्री राम ज्वेलर्स एक बड़ा शॉप है, उससे उनके ही एक छोटे भाई है विकास अग्रवाल जो करीबन फरार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक उनके जो अनवर ढेबर है उनके साथ उनका तार जुड़ा हुआ है। कथित शराब घोटाले को लेकर लगातार एक के बाद एक कार्रवाई चल रही है। अभी देखना ये होगा जो ईडी की टीम बिलासपुर के इस मकान में पहुंची हुई है, क्या क्या उनको यहाँ पर दस्तावेज मिलता है, जो शराब घोटाला मामला है उस पर जो ईडी की टीम है और कहां पर कार्रवाई करती है। इसके अलावा भी जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जो शराब घोटाले से जुड़े आरोपी है उनके यहाँ पर भी छापामार कार्रवाई की भी जानकारी मिल रही है। ये देखना अब ये होगा कि जो ईडी यहाँ पर अपना जो दस्तावेज खंगाल रही है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खंगाल रही है, उससे कितना बड़ा खुलासा हो सकता है।
कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव, पंकज गुप्ता, NH न्यूज, बिलासपुर। और बढ़ते आगे 5 का पंच की तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है। याद होगा आपको, मध्य प्रदेश के सिवनी में अक्टूबर 2025 में एक हवाला कांड हुआ था, जिसमें 3 करोड़ रुपए हवाला के जो पैसे थे उसमें से आधे पैसे पुलिस ने ले लिए थे। एसडीओपी पूजा पांडे का नाम आपको याद होगा, खूब सुर्खियां उन्होंने बटोरी थी और उसके बाद अगले दिन उस पर समझौता हो गया था और इस तरह से ये केस जो है वो चलता चला गया और उसमें शिकायत हुई, जिसके बाद ये कहा गया व्यापारी की तरफ से शिकायत की गई थी। अब इसमें एक नया अपडेट आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से सिवनी हवाला कांड में फंसे हुए डीएसपी समेत 3 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने ठोस साक्ष्य के अभाव में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के आदेश दिए हैं। मामले में आरक्षक नीरज राजपूत की याचिका खारिज कर दी गई है। अब उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। हालांकि 11 जो इसमें अभियुक्त बनाए गए थे वो पहले से ही जेल में ही है। राहत पाने वालों में डीएसपी पंकज मिश्रा, आरक्षक प्रमोद सोनी, जबलपुर के व्यापारी पंजू गिरी गोस्वामी शामिल है। तो मामला 8 अक्टूबर 2025 का है। सिवनी के सामने आए हवाला कांड जो कि नागपुर के व्यापारी के द्वारा किया गया था। डीएसपी तत्कालीन पूजा पांडे के नेतृत्व में टीम सिलादेही चौक पर महाराष्ट्र के हवाला कारोबारी सोहनलाल परमार की कार से 2 करोड़ 96 लाख रुपए नगद जब्त किए थे और पुलिस की टीम ने पूरी रकम 2 करोड़ 96 लाख रुपए जब्त की, लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ 1 करोड़ 45 लाख रुपए दिखाई गई। तो मामला सामने आने के बाद लखनवाड़ा थाने की डीएसडीओपी पूजा पांडे, डीएसपी पंकज मिश्रा सहित 11 पुलिसकर्मियों पर केस उस वक्त दर्ज किया गया था। राजनीतिक दबाव भी इस पूरे मामले पर दिखाई दिया था। संजय साहू इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह का ये पूरा मामला सामने आया था, ऐसे में अब कोर्ट की तरफ से साक्ष्यों के अभाव में ये राहत देना किस तरह से समझा जाए? क्या दलीलें पेश की गई, किस आधार पर इस केस को नकारा जा रहा है? क्योंकि जो फोन कॉल्स मिले थे, जिस तरह से व्यापारी ने शिकायत दर्ज की थी, जिस तरह का पूरा ये मामला आया था, उसके बाद ये बड़ा समझना मुश्किल हो जा रहा है कि कैसे राहत मिल सकती है। हाँ, निश्चित ही सनी, अगर हम बात करें जिस प्रकार से ये मामला सामने आया था और पुलिस की पूरी तरह छवि जो है वो धूमिल हो गई थी। मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा और अब हाईकोर्ट ने 3 लोगों को राहत दी है, इसमें वो 3 लोग शामिल हैं, जिसमें एक पंजू गोस्वामी जो है वो जबलपुर का व्यापारी जिसको हवाला कांड से छोड़ा गया था, वहीं एक आरक्षक जो है वो जबलपुर से जिसने यहाँ से फोन किया था कि इसमें आ रहा हो, तो मिश्रा जो डीएसपी रहे, सीएसपी थे जबलपुर में, उनके द्वारा पूजा पांडे को बताया गया था। इन तीनों के खिलाफ हालांकि पुलिस कोई साक्ष्य जो है वो नहीं दे पाई, सिर्फ ये चीज बताई कि इनके फोन कॉल्स जो है वो वहाँ पर गए हुए थे। इन्हीं आधार पर इन लोगों को जो है आपराधिक इनको अलग नहीं किया गया। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि केस से इनको अलग नहीं किया, इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण जो है वो चलाने की तो कहीं ना कहीं इनको राहत बड़ी खबर जो वो है। लेकिन क्या अब ये लोग जेल से बाहर आ पाएंगे संजय साहू, या फिर इनको अभी भी जेल की जो सजा मिली है उसकी बरकरार रहेगी वो सजा? आगे क्या इसमें संभावनाएं दिखाई देती है? निश्चित ही जेल से बाहर आएंगे, चूंकि आपराधिक प्रकरण इनके ऊपर नहीं रहा है, लेकिन जांच के दायरे में ये हमेशा रहेंगे और इनकी गवाही जो है वो निरंतर चलती रहेगी। तो ये चीज कह सकते हैं। चलिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह का मामला आया है इसमें कहीं ना कहीं मन में शंका पैदा हो जाती है कि आखिर क्या कानून के रखवालों के लिए अलग हो जाता है और आम लोगों के लिए अलग हो जाता है, क्योंकि जिस तरह के साक्ष्य, जिस तरह का ये गंभीर मामला है, उसके बाद ये सवाल जहन में आना लाजमी है। और 5 का पंच की 5वीं और आखिरी खबर इंदौर के ग्वारी टोली इलाके से है, जहां पर बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन यहां पर एक बच्ची ने जो 16 साल की थी, बर्थडे के लिए अपने पिता से 5,000 रुपये मांगे थे गिफ्ट खरीदने के लिए, लेकिन पिता चूंकि ऑटो मैकेनिक है, वो इतने पैसे, इतनी रकम नहीं दे पाए। उन्होंने फिर भी 3,000 रुपये दिए और एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए परिवार गया था। अगले दिन इस बच्ची का बर्थडे था, लेकिन बर्थडे से पहले चूंकि बच्ची नाराज चल रही थी, उसने खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया। परिजन वापस आए तो वो साथ में केक लेकर आए, फूल लेकर आए कि उसका बर्थडे 12 बजे के बाद सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन घर में जैसे ही दरवाजा खोला तो वो सन्न रह गए
क्योंकि इस बच्ची ने फांसी लगा ली नाराज होकर कि वो बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। 5,000 रुपये जिसके लिए उसने अपने पापा से मांगे थे, लेकिन वो महज 3,000 रुपये दे पाए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर है ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर किस तरह से बच्चों की हम परवरिश कर रहे हैं, या बच्चे किस तरह से, किस परिवेश में इन दिनों जी रहे हैं। एक छोटी सी बात को लेकर इस तरह से इतना बड़ा कदम उठा लिया, और उसके बाद अब माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, सदमे में है माता पिता। जाहिर सी बात है, जिस तरह का ये कदम उठाया है इस युवती ने, ये खबर जिसने भी सुनी है वो सन्न रह गया है, और एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया इस खबर ने। तो अब इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, आगे क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन समाज में एक सवाल जरूर ये खबर छोड़कर जाती है कि आखिर हम अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से कर रहे हैं, किस माहौल में बच्चे बढ़ रहे हैं, या जिस तरह की उनकी सोच बन रही है, किस तरह की सोच बन रही है कि अपनी जिद पूरी ना होने पर इस तरह का आत्मघाती कदम वो उठाने के लिए बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरह से ये खबरें आती हैं इन दिनों, ये जरूर ये बताती है कि जिस तरह की सोशल मीडिया का दौर हम चल रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया में हम जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हर कोई व्यस्त है, हर कोई अपने आप में मशगूल है, लेकिन जो उनके अपने हैं या जो परिजन हैं उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे। और शायद ये जो दूरी बढ़ती जा रही है ये भी एक बड़ी वजह है कि बच्चों के साथ जो आत्मीयता होनी चाहिए ताकि उनसे बातचीत हो सके या उनके बीच जो खाई आ गई है वो पाटी जा सके, वो शायद नहीं हो रही है। तो जब तक के बच्चों के बीच की, माँ बाप के बीच की जो खाई है वो पाटी नहीं जाएगी, जब तक उनके बीच में अपनत्व का भाव नहीं आएगा, बातें एक दूसरे के साथ शेयर नहीं की जाएगी, तब तक कि मुझे लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो होती रहेगी। ऐसे में बच्चों पर जो दबाव होता है आसपास का या दोस्तों का या परिवार का या परिवेश का, उसको भी समझना बेहद जरूरी है। तो इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।